यूसु क्लास का एक मॉडल स्टूडेंट था। उसके सिर्फ ग्रेड्स ही अच्छे नहीं थे बल्कि वो हम्बल और पोलाइट भी था, इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। यूसु की जिंदगी स्मूथली चल रही थी जब तक एक ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं आया। टीचर ने सियोक चान को नेशनल हाई स्कूल बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। पूरी क्लास ने चीयर किया, सिर्फ यूसु ने नहीं। वो बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसने कोई डीमन देख लिया हो। जैसे ही टीचर बाहर गई, सियोक चान ने क्लास के ट्रबल मेकर को पीट दिया और जल्दी ही अपनी डोमिनेंस दिखा दी। फिर उसने प्यार से यूसु के चेहरे को छुआ और उसे एक जाना पहचाना ग्रीटिंग दिया। क्लास लीडर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सियोक चान जेंटलमैन नहीं था। उसने लड़कियों को भी बुली किया। यूसु ने ध्यान से उसका हाथ पकड़ा और उससे रुकने के लिए भीख मांगी, लेकिन इससे वो और गुस्सा हो गया। सियोक चान ने यूसु पर चिल्लाया और उस पर पुरानी लेसन्स भूल जाने का इल्जाम लगाया। बाद में पता चला कि सियोक चान ने मिडिल स्कूल के टाइम से ही यूसु को बुली किया था। जब भी यूसु टीचर से मदद मांगता, चीजें और भी बुरी हो जाती थी। अब ये नाइटमेयर वापस आ चुका था। यूसु दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर गया। तब उसकी नजर एक पेन पर पड़ी। वो मुश्किल से उठा और कांपते हाथों से पेन पकड़ लिया। सियोक चान ने उसे कावर्ड कहकर मजाक उड़ाया। उसने यूसु का हाथ पकड़कर उसकी आंखों की तरफ इशारा किया और उसे स्टैब करने की चैलेंज दी। सालों का डर और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा और यूसु ने इंस्टिंक्ट में स्टैब कर दिया। पूरी क्लास शॉक में फ्रीज हो गई। सियोक चान दर्द से चीखने लगा, अपनी आंख पकड़कर। आखिर में क्योंकि यूसु ने जानबूझकर वेपन यूज किया और सियोक चान की राइट आई चली गई, इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना गया। उसकी माँ बेबसी में रो रही थी। यूसु ने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक ही फाइट बैक उसका ब्राइट फ्यूचर बर्बाद कर देगा। प्रिजन जाने वाली बस में कोई भी लास्ट रो में बैठे आदमी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। यूसु की सीट एक ब्लॉन्ड गाय ने ले ली थी, इसलिए उसे स्कैरी आदमी के पास बैठना पड़ा। वहाँ पहुंचकर गार्ड्स ने उनकी सारी बिलोंगिंग्स ले ली। यूनमिन ने यूसु को फिर से देखा और चुपचाप पूछा कि वो जेल में क्यों है। यूसु ने धीरे से कहा, अटेम्प्टेड मर्डर। सब शॉक हो गए। यूनमिन ने तुरंत सीट चुराने के लिए माफी मांगी और झूठ बोला कि उसका क्राइम भी सिमिलर है। लेकिन बाद में जब उसने दूसरे इनमेट्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने मान लिया कि वो सिर्फ थेफ्ट के लिए अंदर है। एक एक्सपीरियंस प्रिजनर ने दोनों न्यूकमर्स को प्रिजन के रूल समझाए। यहाँ पैकिंग ऑर्डर सब कुछ था और फिस्ट से ही रैंक डिसाइड होता था। उसने वार्निंग दी कि अगर वे पंच नहीं मार सकते तो उन्हें लो रहना चाहिए और इनविजिबल बनकर रहना चाहिए। अब प्रिजन 3 ग्रुप्स के कंट्रोल में थी। एक ग्रुप सांग ह्योप का था, जो एक फॉर्मर वर्ल्ड जूडो चैंपियन था और जिसके स्किल्स अनबीटेबल थे। दूसरा वॉन जून का था, एक मैस्कुलर आदमी जो गुस्से में पागल हो जाता था। तीसरा सुंग योंग का था, एक छोटा आदमी जो वीक लगता था लेकिन किसी को भी क्रश कर सकता था। पावर पाने के लिए वॉन जून और सुंग योंग ने मिलकर एक ट्रैप सेट किया। उन्होंने फाइट का ड्रामा किया और सांग ह्यो पर उन पर अटैक करने और सिगरेट्स चुराने का इल्जाम लगा दिया। इस वजह से सांग ह्योप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया और सिर्फ वे दोनों पावर में रह गए। लेकिन प्रिजन में एक ही असली टॉप डॉग था, जिसे 3 कैप्टन्स मिलकर भी हरा नहीं सकते थे। वो आदमी दो ह्यून था, जो कल यूसु के पास बैठा था। दो ह्यून सबसे यंग MMA वर्ल्ड चैंपियन था, जिसे फॉरेन मीडिया ने ऊबर मेंश कहा था। एक दिन वो अपनी बहन के बर्थडे के लिए फ्लावर्स और गिफ्ट्स घर लाया, लेकिन जब उसने फ्रिज खोला उसका हाथ खून से भर गया। घबराहट में उसने पूरा घर सर्च किया और अपनी बहन को खून के तालाब में पड़ा पाया। अचानक एक अटैकर ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली, बिना ये समझे कि दोह्यून कितना डेंजरस है। दोह्यून ने आसानी से उस आदमी की टांग तोड़ दी। अपनी माँ की बॉडी देकर वो और भी गुस्से में आ गया और दूसरे अटैकर को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। एक और अटैकर ने स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसे बिना फाइट का मौका दिए ही हरा दिया गया। आखिर में तीनों आर्म्ड रॉबर्स वहीं मर गए। दोह्यून को एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस के लिए जेल भेज दिया गया। यूसु हार्ड प्रिजन लाइफ में सरवाइव करने के बारे में सोचकर घबरा रहा था। तभी एक प्लेयर इंजर्ड हो गया। यूसु को सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्ड में जाना पड़ा। उसने क्लमजीली सॉकर बॉल को किक किया, लेकिन गलती से वॉन जून के बॉल्स पर लग गया। सुंग योंग हंसने लगा और बोला कि यूसु बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कुछ लोग यूसु
को खींचकर एक छुपी हुई जगह पर ले जाने लगे। ये सीन उसके लिए दर्दनाक यादें वापस ले आया। इस क्रिटिकल मोमेंट में एक जाना पहचाना चेहरा वहाँ से गुजरा। यूसु ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, जैसे आखिरी सहारा पकड़ रहा हो, और दो-ह्यून से मदद मांगी। वॉन जून दो-ह्यून से थोड़ा डरता था, लेकिन फिर भी उसे इंटरफियर न करने की वार्निंग दी। दो-ह्यून थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने बेचारे लड़के को बचाने का फैसला किया। वॉन जून को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसने दो-ह्यून पर मर्डरर होने का इल्जाम लगाया, जो अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा है। ये कहकर वो आगे बढ़ा। दो-ह्यून ने सारे अटैक्स जल्दी से डॉज किए और एक पंच में उसे खत्म कर दिया। यूसु ने अपने लाइफ सेवर को गहरी इज्जत से देखा। उस दिन से वॉन जून ने यूसु को अपनी हिट लिस्ट में डाल लिया। जब यूसु बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था, तब एक अप्रत्याशित आगंतुक उससे मिलने आया। सियोक चान की दाईं आंख अंधी हो चुकी थी और उसका बॉक्सिंग करियर खत्म हो गया था। उसने कहा कि वो हर दिन यूसु की रिहाई का इंतजार करता रहा। वो नर्क की शुरुआत होने वाली थी। यूसु आने वाले दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। वो बेबसी में रो पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। सियोक चान ने सिर्फ इतना कहा कि वो उसे माफ नहीं कर सका और गुस्से में चला गया। आने वाले दिनों में यूसु हर रोज डर में जीता रहा। दिन में वॉन जून के लोग उसका पीछा करते थे। रात को सियोक चान का खौफनाक चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहता था। दो-ह्यून को ट्रेनिंग करते देखकर यूसु ने एक हताशा भरा मौका लेने का फैसला किया। हर दिन वो एक बोतल दूध लेकर उससे मिलने जाता था। पहले दो-ह्यून ने सोचा कि वो सबसे ताकतवर को प्रभावित करना चाहता है और ठंडे अंदाज में उसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन यूसु फिर भी उसके पीछे चलता रहा। उसने हिम्मत जुटाकर दो-ह्यून से लड़ाई सिखाने की भीख मांगी। वो उसकी तरह मजबूत बनना चाहता था। दो-ह्यून ने मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि यूसु बदले के लिए गलत रास्ते पर चला जाए। यूसु ने कहा कि वो सिर्फ एक सामान्य जिंदगी चाहता है। उसने माना कि वो हमेशा भागता रहा क्योंकि वो पिटना नहीं चाहता था। उसे अपने गरीब और कमजोर होने से नफरत थी। उसने ये भी सोचा था कि उसका होना ही एक गलती है, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता था। आखिरकार दो-ह्यून उसकी सच्चाई से पिघल गया। उसने ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन शर्त ये थी कि यूसु को 40 मिनट में 100 चक्कर दौड़ने होंगे। जैसे ही दो-ह्यून ने शुरू चिल्लाया, यूसु बिना हिचकिचाए दौड़ पड़ा। जल्द ही उसकी सांस फूल गई, नजर धुंधली हो गई और टांगे कमजोर पड़ने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। बुली किए जाने की बेइज्जती भरी यादें उसके दिमाग में चमकने लगीं। ये उसकी किस्मत बदलने का एक ही मौका था। उसे आगे बढ़ते रहना था। 17वें चक्कर तक यूसु पूरी तरह थक चुका था। वो गिर पड़ा, उल्टी की और छोड़ देना चाहता था। दो-ह्यून ने भी कहा कि छोड़ देना शर्म की बात नहीं है, लेकिन अपने कमजोर पुराने रूप को याद करके यूसु लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वो जानवर की तरह गरजा और आगे दौड़ पड़ा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। परीक्षा में असफल होने के बावजूद दो-ह्यून ने उसे स्वीकार कर लिया। जेल अधीक्षक के साथ दो-ह्यून के अच्छे संबंधों की वजह से यूसु को उसके सेल में शिफ्ट कर दिया गया। दो-ह्यून ने तुरंत उसका फिटनेस टेस्ट लिया। उसकी अटपटी पुशअप मुद्रा देकर दो-ह्यून ने पूछा कि क्या वो बीमार है। और भी बुरा ये था कि यूसु एक भी पुलअप नहीं कर पाया। दो-ह्यून ने गहरी सांस ली। उसकी मदद से यूसु ने कांपते हुए अपना पहला पुलअप पूरा किया। उसकी कठोर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। पहले कुछ दिनों में यूसु के हाथ पैर बिल्कुल कमजोर थे। कुछ ही पुशअप उसे जमीन पर गिरा देते थे, लेकिन सख्त ट्रेनिंग के नीचे वो अपनी सीमाएं पार करता गया। ताकत बढ़ाने के लिए उसने ज्यादा खाना शुरू किया और भोजन को ट्रेनिंग का हिस्सा माना। दिन गुजरते गए, उसके मुख के मजबूत होते गए, मांसपेशियां आकार लेने लगीं और रेजिस्टेंस बैंड तक उसकी ताकत से टूटने लगे। जब समय सही आया, दो-ह्यून ने उसे लड़ने के कौशल और वार सहना सिखाया। धीरे धीरे जो कभी कमजोर और डरा हुआ यूसु था, वो एक मजबूत फाइटर बन गया। दूसरे कैदी भी उसके बदलाव से हैरान रह गए। साए ओक चान सड़कों पर बिना किसी मंजिल के घूम रहा
रहा था। पीछे से एक कार लगातार हॉर्न बजा रही थी। अंदर बैठे लोग उसे गालियां दे रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या वो अंधा है। वो शब्द साए ओक चान को गहराई से चुभ गया। उसने आगे बढ़कर साइड मिरर तोड़ दिया, फिर उन दोनों बदतमीज आदमियों को पीट दिया। ये दृश्य वू यंग नाम के एक गैंग लीडर ने देख लिया। वो साए ओक चान की प्राकृतिक प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और उसे भर्ती करना चाहता था, लेकिन साए ओक चान को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी तब तक जब तक वू यंग ने उसकी अंधी दाई आंख पर ध्यान नहीं दिया। उसने वादा किया कि वो उसे ठीक कर सकता है और साए ओक चान को और भी मजबूत बना सकता है। ये सुनकर साए ओक चान थोड़ा डगमगा गया। जेल में वापस यूसु घुड़सवारी मुद्रा में खड़े होकर पढ़ाई कर रहा था। ह्यून मिन को जिज्ञासा हुई कि वो इतनी कसरत में क्यों लगा रहता है। यूसु ने कहा कि वो सिर्फ मजबूत बनना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये पसंद आने लगा है। तभी ह्यून मिन ने उसे बुरी खबर दी। दो ह्यून 23 साल से ऊपर हो चुका था और उसे वयस्क जेल में शिफ्ट किया जाने वाला था। ट्रेनिंग के दौरान यूसु का ध्यान बार बार भटक रहा था। दो ह्यून ने उसे याद दिलाया कि हर सेकंड पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करे, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। तभी यूसु ने देखा कि ह्यून मिन को तंग किया जा रहा है। उसने तुरंत बीच में आकर उन्हें रोक दिया। बदमाशों ने समूह बनाकर उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब यूसु इतना मजबूत हो चुका था कि अपने दोस्त की रक्षा कर सके। वोन जून को ये सुनकर गुस्सा आ गया कि उसके आदमी घायल हो गए हैं। उसने किसी को यूसु को वर्कशॉप में बुलाने भेजा ताकि पुराने और नए दोनों हिसाब चुकता किए जा सकें। यूसु ने वोन जून के आदमियों को मारने के लिए माफी मांगी और समझाया कि पहले उन्होंने ही उसके दोस्त को तंग किया था, लेकिन वोन जून ने बात नहीं सुनी और यूसु के सिर पर जोर से मारा। यूसु ने दूसरा हमला बचा लिया और प्रतिक्रिया में वॉन जून को थप्पड़ मार दिया। बेइज्जती महसूस करके वॉन जून और गुस्से में आ गया और यूसु को जमीन पर पटक दिया। यूसु जल्दी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके वार ताकतवर वॉन जून पर कोई असर नहीं कर रहे थे। वॉन जून के मुक्के हथौड़ों की तरह गिर रहे थे। यूसु धीरे धीरे नुकसान की स्थिति में चला गया। वो दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। सबको हैरान करते हुए यूसु दृढ़ निश्चय के साथ फिर से खड़ा हो गया। उसने वॉन जून के चेहरे पर बार बार मुक्के मारे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। नाजुक पल में दो ह्यून ने यूसु को नियंत्रण खोने से रोक लिया। उसे डर था कि यूसु भी उसकी तरह बन जाएगा। इसी दौरान साए ओक चान लगातार लड़ाइयों के जरिए और ज्यादा ठंडा और निर्दयी होता गया। आखिरकार वो वू यंग का भरोसेमंद किलर बन गया। अगले दिन दो ह्यून ने यूसु के लिए एक बड़ा लंच तैयार किया। फिर दोनों का पहला असली स्पैरिंग मैच हुआ। दो ह्यून ने नोटिस किया कि यूसु अपनी ताकत रोक रहा है और उसे गंभीरता से लेने को कहा। यूसु ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन ये पंच भी आखिरी सेकंड में रुक गया। दो ह्यून ने उसे हिचकिचाने पर डांटा और चेतावनी दी कि अगर वो एक पल के लिए भी गार्ड नीचे करेगा तो नॉकआउट हो जाएगा। फिर भी वो गर्व महसूस कर रहा था। यूसु उम्मीद से काफी बेहतर था। उसने कोर्स खत्म होने का ऐलान कर दिया। पता चला कि दो ह्यून को एडल्ट प्रिजन शिफ्ट किया जा रहा था। जाने से पहले उसने यूसु को बताया कि शार्क्स के पास स्विम ब्लैडर नहीं होता, इसलिए अगर वे तैरना बंद कर दें तो डूबकर मर जाते हैं। वो चाहता था कि यूसु भी कभी न रुके। दो ह्यून के जाने के बाद यूसु अपने आंसू रोक नहीं पाया। वो अपने खाली दिल को सिर्फ लगातार ट्रेनिंग से ही भर सकता था। बस में चढ़ने से पहले दो ह्यून ने एक आखिरी बार प्रिजन की तरफ देखा। उसी वक्त एक पूर्व कैदी अब साए ओक चान के लिए काम कर रहा था। उसने शेखी बघारी कि दो ह्यून के नीचे यूसु कितना मजबूत हो गया है। ये सुनकर साए ओक चान ने बस एक ठंडी सी मुस्कान दी। अगले दिन वो फिर प्रिजन आया और यूसु से पूछा कि क्या वो सिर्फ उससे लड़ने के लिए वर्कआउट कर रहा है। यूसु ने जवाब नहीं दिया। उसने बस साए ओक चान का मजाक उड़ाया और कहा कि वो अब भी बिल्कुल वैसा ही है। साए ओक चान ने तिरस्कार से कहा कि उसे उस दिन का इंतजार है जब यूसु बाहर निकलेगा। जल्द ही सांग ह्यून सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आ गया। उसी वक्त यूसु अपनी ओरिजिनल सेल में वापस आ गया। सांग ह्यून ने गंभीरता से पूछा कि क्या यूसु उसकी जगह लेना चाहता है। यूसु ने लापरवाही से जवाब दिया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। सांग ह्यून भ्रमित हो गया क्योंकि उसने सुना था कि यूसु एक फाइट ऑब्सेस्ड पंक है। क्लीनिंग ड्यूटी
ड्यूटी के दौरान सुंग योंग ने यूसू को चुनौती दी। अगर यूसू जीत गया तो सुंग योंग वो सब करेगा जो यूसू कहेगा। यूसू ने कहा कि वो दूसरों को रोक दे। सुंग योंग मान गया। द्वंद्व के दिन यूसू गायब हो गया। सुंग योंग ने सार्वजनिक रूप से उसे कायर कहकर मजाक उड़ाया। ये देकर सांग ह्यून ने शांति और प्रेम पर एक भाषण दे दिया। उसने कहा कि लड़ाई सिर्फ सजा और दर्द लाती है और कुछ नहीं। उसने सबको बताया कि उन्हें कचरे की तरह जीना बंद कर देना चाहिए। तभी यूसू वहां आ गया। सुंग योंग ने बिना हिचकिचाए पहला हमला किया। वो तेज और बेकाबू था और यूसू पलटकर वार नहीं कर पा रहा था। सुंग योंग को लगा कि वो जीत चुका है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए यूसू फिर से खड़ा हो गया। उसने सुंग योंग की टांग पकड़ी और उसकी जांघ पर जोर से मारा। फिर उसने चोक होल्ड का इस्तेमाल करके लड़ाई का रुख पलट दिया। यूसू जीत गया और प्रिजन का टॉप डॉग बन गया। उसकी मध्यस्थता से वोन जून और सुंग योंग दोनों मान गए कि वे हिंसा का इस्तेमाल करना और लोगों को बुली करना बंद कर देंगे। आखिरकार प्रिजन में शांति लौट आई। पुराने दुश्मन करीबी दोस्त बन गए। सुंग योंग ने तो यूसू को अपनी सारी किकिंग तकनीकें भी सिखा दी। एडल्ट प्रिजन में दो ह्यून ने रिडेम्पशन का एक और दौर शुरू किया, लेकिन उसके दिल में कोई भी उसके पहले छात्र की जगह नहीं ले सकता था। अच्छे व्यवहार की वजह से यूसू को जल्दी रिहाई मिल गई। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार ट्रेनिंग यार्ड देखा, दो ह्यून के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए। फिर वह गहरी कृतज्ञता के साथ प्रिजन से बाहर निकल गया। लेकिन यूसू को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि एक और संकट सामने आ गया। सियोक चान ने टोफू के साथ उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन यूसू ने इसे बचकाना समझा। बिना और बात किए उनकी आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। अनुभवी सियोक चान ने भयंकर हमला किया। यूसू को पंचिंग बैग की तरह पीटा। उसने यूसू की माँ का भी मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वह कुत्ते की तरह भीख मांग रही थी। यूसू गुस्से से भर गया और जोर से मुक्का मारा। सियोक चान ने नियंत्रण खो दिया और यूसू के सिर और पेट पर बार बार वार किए। यूसू जमीन पर गिर गया, खून खांसते हुए। उसी पल उसे दो ह्यून की बात याद आई। शार्क बनने के लिए हमेशा तैरते रहो, कभी रुकना नहीं। उसकी फाइटिंग स्पिरिट वापस आ गई। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। यूसू ने दो ह्यून की सिखाई हुई बॉक्सिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और सियोक चान की भौं पर वार किया। सियोक चान गुस्से में आ गया और बेकाबू मुक्के फेंकने लगा। यूसू ने एक मौका देखा और सुंग योंग की किकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। सियोक चान सदमे में खड़ा रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कमजोर यूसू इतना मजबूत हो जाएगा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बात इच्छा शक्ति की थी और यूसू कभी हारा नहीं। आखिर में सियोक चान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूसू को जाते हुए देखकर उसके दिल में गहरी हार का एहसास था। बाद में यूसू प्रिजन में दो ह्यून से मिलने गया। दोनों एक दूसरे को दोबारा देखकर खुश थे। यूसू ने संभल कर पूछा कि क्या उसने कभी असली शार्क देखी है। उसने कहा कि वह एक्वेरियम गया था और देखा कि शार्क ज्यादा हिलती डुलती नहीं है। दो ह्यून थोड़ा असहज हो गया और बोला कि शायद वह शार्क पहले ही मर चुकी थी। वह बेवकूफी भरा जवाब सुनकर दोनों हंस पड़े। 6 महीने बाद जेल के बाहर की जिंदगी भी यूसू के लिए मुश्किल थी। आपराधिक रिकॉर्ड के साथ उसे भेदभाव और अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था। वह सिर्फ अपने जेल के दोस्तों पर ही भरोसा कर सकता था, एक दूसरे को सहारा देने के लिए। सुंग योंग सड़क पर एक फूड ट्रक चलाता था। वोन जून कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और खाली समय में पढ़ाई करता था। सांग ह्योप को प्रतियोगी जीवन की याद आई और वह जिम वापस चला गया। यूसू बिना आराम किए हर दिन कड़ी ट्रेनिंग करता रहा। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे पूर्व कैदी का लेबल उन्हें किनारे तक धकेल दे, वे हार नहीं मानेंगे। एक दिन यूसू अच्छी खबर के साथ दो ह्यून से मिलने गया। उसे जिम में पार्ट टाइम नौकरी मिल गई थी। इससे उसकी खाने और रहने की समस्या हल हो गई और उसे ट्रेनिंग जारी रखने का मौका मिला। बॉक्सर बनने का रास्ता मुश्किल था, लेकिन शार्क कभी नहीं रुकता। फिर भी दो ह्यून चिंतित था। भले ही यूसू ने मशहूर गैंग
यंगस्टर साय ओक चान को हरा दिया हो, लेकिन समस्याएं आने वाली थी। वह यूसु को बार बार सावधान रहने और आवेग में कुछ न करने की चेतावनी देता रहा। यूसु ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और दो ह्यून ने कहा कि अपना सर्वश्रेष्ठ देना। जिम वापस जाकर यूसु ने और ज्यादा मेहनत की और इस मौके की कद्र समझी। उसी समय एक कोच एक प्रो बॉक्सर से पिट रहा था। घमंडी आल ने पूछा कि आज पंचिंग बैग किसके लिए है? कोच ने कहा कि सारे स्पैरिंग पार्टनर भाग गए हैं क्योंकि आल ऐसे लड़ता है जैसे किसी को मार ही डालेगा। फिर कोच ने पास खड़े यूसु को यूं ही चुन लिया। आल को एक पूर्व कैदी में दिलचस्पी आ गई और उसने उसे रिंग में आने को कहा। उसने मजाक में कहा कि अगर यूसु जीत गया तो शायद कोच उसे सच में फाइटर बना दे। ये सुनते ही यूसु ने तुरंत हाँ कर दी और पहले हमले को आसानी से चकमा दे दिया। कोच ने उसे पूरा गियर फेंक दिया, लेकिन यूसु ने सिर्फ ग्लव्स पहने। आल ने तिरस्कार से मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि यूसु उसे नीचा दिखा रहा है, और जोरदार हमला शुरू कर दिया। यूसु सिर्फ अपने सिर की रक्षा करता रहा और बचाव में रहा। फिर उसने सही मौका देखा और आल की बाह पर मुक्का मारा। आल दर्द से घुटनों पर गिर गया और बर्फ के लिए चिल्लाने लगा। जिम ओनर ये सुनकर गुस्सा हो गया। आल को उस रात फॉग नाम के एक अवैध मैच में लड़ना था। ये मैच एक निजी ऐप पर लाइव स्ट्रीम होता था, जिसमें सिर्फ कुछ वीवीआईपी मेहमान बुलाए जाते थे। वे सिर्फ रोमांच के लिए नहीं बल्कि भारी सट्टेबाजी के लिए आते थे। आल मुख्य फाइटर्स में से एक था और उसका प्रतिद्वंदी एक मजबूत आदमी था जिसका उपनाम टैंक था। मेहमान इस लड़ाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक आल गायब हो गया। आयोजकों को रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ा और उन्होंने नतीजा चाहे जो भी हो 10 गुना जीत देने का वादा किया। मेहमानों ने शिकायत नहीं की, उल्टा वे और उत्साहित हो गए और अपनी शर्तें बढ़ा दी। रहस्यमय फाइटर आया। वो गैंग लीडर वू यंग था। लड़ाई को निष्पक्ष बनाने के लिए नियम बदले गए। अगर टैंक 30 सेकंड टिक गया तो वो जीत जाएगा। भीड़ पागल हो गई। लगभग सभी ने वू यंग पर दाव लगाया। वू यंग रिंग में उतरा, टैंक से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है और वादा किया कि अगर वो एक भी मुक्का लगा दे तो उसका सारा कर्ज चुका देगा। मैच शुरू हुआ। टैंक पलटकर वार ही नहीं कर पाया। एक मुक्के के बाद वो बच्चे की तरह बेहोश हो गया। सिर्फ 10 सेकंड हुए थे, लेकिन वू यंग रुका नहीं। उसने टैंक की टांग तोड़ दी। घर जाते वक्त यूसु की मुलाकात वोन जून से हो गई। वो शर्मिंदा सा दिखते हुए एक लाठी पकड़े आदमी को पैसे दे रहा था। पता चला कि वोन जून पहले इस आदमी को बुली करता था और उसकी टांग की चोट का कारण भी बना था। अब वो बदल चुका था और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। यूसु ने उसे अभिवादन किया और वोन जून सामान्य ढंग से बात करने लगा। यूसु ने कहा कि आज जिम से लगभग निकाल ही दिया गया था। वोन जून ने सांस भरी और कहा कि जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन यूसु ने कहा कि उसने ये रास्ता खुद चुना है और चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो आगे बढ़ता रहेगा। बाद में वे सुंग योंग के फूड ट्रक पर गए। वोन जून हमेशा बिना पैसे दिए वहाँ खाना खा लेता था, लेकिन सुंग योंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले ही वे हमेशा एक दूसरे से मजाक और छेड़छाड़ करते रहते थे, मुश्किल समय में उनकी दोस्ती बहुत कीमती लगती थी। तभी जी ही वहाँ आ गई। वो वोन जून की ट्यूटर थी। चारों ने अपने ड्रिंक्स उठाए और एक बेहतर भविष्य के लिए जश्न मनाया। सुंग योंग ने नोटिस किया कि यूसु बार बार जी ही को देख रहा है। उसका क्रश बिल्कुल साफ था। उसी समय एक लग्जरी कार तेज रफ्तार से सड़क पर आई। ड्राइवर बाहर निकला और सीधे यूसु के पास आया। वो वू यंग था। उसने साफ साफ बात की और यूसु से पूछा कि क्या वो उसके लिए काम करेगा। 3 घंटे पहले वू यंग ने अपने आदमियों को आल को ढूंढने भेजा था, जो गायब हो गया था। जब वो क्रूज शिप पर पहुंचा तो आल बुरी तरह जख्मी था और घुटनों के बल बैठा हुआ था। कैनन ने बताया कि आल ने कलाई की चोट की वजह से लड़ाई छोड़ दी थी। वू यंग ने पूछा कि ये सब किसने किया। आल ने कहा एक क्लीनर ने, जिसका नाम यू सू था। ये सुनकर वू यंग हैरान हुआ और यू सू में दिलचस्पी लेने लगा। उसने अहल से कहा कि वो किसी एक भरोसेमंद इंसान को चुने, या तो अपनी गर्लफ्रेंड को
या अपने मैनेजर को। एहल ने बिना सोचे अपने मैनेजर को चुना क्योंकि वो उसका कजिन भी था। वू यंग ने कहा कि अगर मैनेजर 10 सेकंड तक चुप रह सके तो एहल को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मैनेजर चीख पड़ा। उनकी भीख को नजरअंदाज करते हुए वू यंग ने तीनों को समुद्र में फेंक दिया। उसी समय कैनन ने रिपोर्ट किया कि यूसू ने सियोक चॉन को भी अंधा कर दिया था। यूसू की काबिलियत से प्रभावित होकर वू यंग ने उसे एक बड़ा ऑफर देकर भर्ती करना चाहा, लेकिन यूसू ने बिना हिचकिचाए मना कर दिया। उसने कहा कि वो सियोक चॉन जैसा नहीं है। वू यंग हैरान रह गया क्योंकि आज तक किसी ने उसे मना नहीं किया था, इसलिए उसने गंदी चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन जी ही फोन पर यूसू से बात कर रही थी। तभी उसने एक गर्भवती औरत को मुसीबत में देखा। उसने तुरंत फोन काट दिया और मदद के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही उसने चीजें कार में रखी, वो औरत सिगरेट जलाकर पूछती है कि क्या तुम जी ही हो? जी ही कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती मानसिक अस्पताल की एम्बुलेंस में डाल दिया। मिस पार्क अंदर आई और नकली पेट उतार दिया, जबकि जी ही भागने का मौका ढूंढ रही थी। उसने ऑक्सीजन टैंक से उस आदमी को मारा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। मिस पार्क ने जोर से लात मारी और जी ही बेहोश हो गई। इसी दौरान यूसू संग ह्यूब के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वॉन जून और सुंग योंग पास ही देख रहे थे। वे बिल्कुल रिटायर्ड कपल की तरह बातें कर रहे थे, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हों। जब सुंग योंग अचानक ज्यादा करीबी व्यवहार करने लगा तो वॉन जून को अजीब लगा। ट्रेनिंग के बाद यूसू को जी ही की वीडियो कॉल आई। उसने उसे रोते और संघर्ष करते देखा। उसने वापस कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यूसू समझ गया कि ये वू यंग का काम है। वो नियंत्रण खोने लगा और बदला चाहता था। वॉन जून ने उसे रोका और शांत रहने को कहा, क्योंकि वू यंग बस उसे पागल बनाना चाहता था। सुम ह्यूब ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन स्थिति साफ न होने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाए। तभी यूसू को एक संदेश मिला, जिसमें एक निर्माण स्थल का पता था। चारों एक पुराने ट्रक में वहां पहुंच गए। उन्होंने अलग अलग जगह तलाश की, लेकिन जी ही नहीं मिली। फिर यूसू ने जमीन पर एक की चेन देखी। उसमें जी ही को दोबारा कॉल किया और एक सुनसान इमारत के अंदर से रिंगटोन सुनी। वो बिना सोचे अंदर भाग गया। अंदर 2 आदमियों ने जी ही को बांध रखा था। जैसे ही वे उसे नुकसान पहुंचाने वाले थे, यूसू और वॉन जून पहुंच गए। यूसू ने सिर्फ 2 मुक्कों में दोनों को गिरा दिया। उसने जी ही को खोल दिया, लेकिन जी ही ने उसे भागने को कहा। तभी फोन फिर से बजा। चारों तरफ से और आदमी आ गए। पता चला कि मिस पार्क ने जी ही के फोन का इस्तेमाल करके यूसू को वहां बुलाया था। इतने दुश्मनों के सामने वे लड़ नहीं पाए। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें वैन में घसीट लिया गया। सुम योंग और सुंग ह्यूब ने वैन को तेजी से भागते देखा और तुरंत पीछा किया। कार के अंदर यूसू सदमे में बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो कुर्सी से बंधा हुआ था। उसने वू यंग से पूछा कि उसके दोस्त कहाँ हैं, लेकिन वू यंग ने जवाब नहीं दिया। उसने अफ्रीका में बाल सैनिकों की ट्रेनिंग की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जहां ट्रेनर बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बंदूक देता और आगे गोली चलाने को कहता। जब पट्टी खुलती तो सामने कोई मरा हुआ होता। टूट जाने के बाद वे हर आदेश मानने लगते। फिर वू यंग ने वॉन जून या जी ही में से किसी एक को मारने के लिए चुना। यूसू ने भीख मांगी कि उन्हें छोड़ दे, ये कहते हुए कि उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वू यंग ऊब गया और मिस पार्क को काम संभालने को कह दिया। जाते हुए उसने कहा कि अगर यूसू ने चुनाव नहीं किया तो दोनों मर जाएंगे। मिस पार्क एक साइको थी और गंदे काम करने में उसे मजा आता था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड करने का आदेश दिया और यूसू को 10 सेकंड दिए चुनाव करने के लिए। यूसू चीखा कि वह उसे मार देगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो टूट गया और वॉन जून से पूछा कि क्या करे। समय खत्म होते ही मिस पार्क ने वॉन जून का नाम लिया और उसे चाकू मार दिया। किस्मत से चाकू ने उसकी रस्सी काट दी। वॉन जून ने मिस पार्क का हाथ पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। उसने तुरंत 2 बेकार गार्ड्स को
गिरा दिया। मिस पार्थ ने फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वॉन जून ने चाकू पकड़कर उसे जोर से पटक दिया। उसने बाकी सबको खोल दिया और सब नीचे की ओर भाग गए। मिस पार्क के होश में आते ही उसने सैकड़ों गार्ड्स को हमले का आदेश दे दिया। वॉन जून पीछे रुककर दुश्मनों से लड़ता रहा ताकि यूसु और जी ही भाग सकें, लेकिन आगे से भी और दुश्मन आ गए। यूसु लड़ने लगा लेकिन सीढ़ियों से गिर गया। तभी वॉन जून मदद के लिए आया, लेकिन एक गार्ड ने उसे दीवार से चिपका दिया और यूसु बेहोश होने वाला था। जीही ने फायर एक्सटिंग्विशर से गार्ड को मारा, जिससे यूसु को पलटवार का मौका मिला। सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि और गार्ड्स आ गए। पेट से खून बहने के बावजूद वॉन जून ने उन्हें रोके रखा ताकि उसके दोस्त भाग सकें। यूसु और जीही पार्किंग लॉट तक पहुंच गए, लेकिन बॉडीगार्ड्स के एक समूह ने एग्जिट रोक दिया। निर्णायक पल में सुम योंग और संग ह्यूब आ गए। वे दुश्मनों पर टूट पड़े और पागलों की तरह मुक्के बरसाने लगे। कुछ ही सेकंड में सब लोग जमीन पर गिर चुके थे और दर्द से कराह रहे थे। चारों जल्दी से वॉन जून को ढूंढने भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि वॉन जून ने अकेले ही सारे गुंडों को हरा दिया था। वो मजाक में बोला कि उसके दोस्त देर से आए। यूसु ने उसे संभाला और हिम्मत रखने को कहा। गार्ड्स के आने से पहले ही सब वहाँ से निकल गए, लेकिन वॉन जून की हालत बहुत खराब थी। उसने एक नोटबुक निकाली जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें उसने पहले तंग किया था। उसने यूसु से अनुरोध किया कि वह उन सब से उसकी ओर से माफी मांग ले। यूसु ने मना कर दिया और कहा कि जिंदा रहकर खुद माफी मांगे। वॉन जून ने वादा किया कि वो कचरे की तरह नहीं मरेगा, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। यूसु जोर से चीख पड़ा। पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं और उसने खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान लिया। अंतिम संस्कार के दिन यूसु वॉन जून की तस्वीर को देख रहा था, अपराध बोध से भरा हुआ। तभी अचानक एक औरत ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। उसने पूछा कि जब वॉन जून मर रहा था तब यूसु कहाँ था। वह वॉन जून की बहन येओन जिन थी। यूसु बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन येओन जिन ने कहा कि उसे माफी नहीं चाहिए, उसे बस अपना भाई वापस चाहिए था। यूसु खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे अफसोस हुआ कि उसने वू यंग का ऑफर ठुकरा दिया। उसने चीख कर कहा कि अगर वो ना होता तो वॉन जून जिंदा होता। तब सुम योंग ने उसे रोका और कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी। उसने बताया कि यूसु की वजह से ही वॉन जून ने पहली बार खुद को एक इंसान जैसा महसूस किया। यूसु की मदद से वॉन जून ने परीक्षा पास की और जिन लोगों को दुख पहुंचाया था उनसे माफी मांगी। सुम योंग ने यूसु से कहा कि अगर वो खुद को दोष देता रहा तो वॉन जून की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर योन जिन को दोनों के बीच का गहरा रिश्ता समझ आ गया। इसी बीच जी ही अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी कि एक दाग चेहरे वाला आदमी उससे टकरा गया। उसे शक हुआ तो उसने उस आदमी का पीछा किया। उसने देखा कि वो वॉन जून के केस वाले पुलिस अफसर से मिल रहा था और जबरदस्ती उसे कैनन का फोन उठवाने को कह रहा था। कैनन ने अफसर को रिश्वत देने की पेशकश की ताकि किसी और को फंसा दिया जाए। जीही ने सब कुछ देख लिया और तुरंत बाकी सबको बता दिया। हालात और बिगड़ गए जब वू यंग ने अंतिम संस्कार के लिए पुष्प चक्र भेजा। उस पर लिखा था अधूरी बातचीत जारी रखे। सुम योंग गुस्से में आकर उसे तोड़ देता है और पुलिस को बेकार कहता है। संग ह्यूब उसे शांत रहने को कहता है और समझाता है कि सिर्फ गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। जब सब बहस कर रहे थे, यूसु चुपचाप वॉन जून की नोटबुक पढ़ रहा था। आखिरी पन्ने पर उसका अपना नाम लिखा था। तब उसे समझ आया कि उस दिन वॉन जून उससे माफी मांगना चाहता था। यूसु ने नोटबुक को कसकर पकड़ा और एक फैसला कर लिया। जिन लोगों की वजह से वॉन जून की मौत हुई थी उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन इस बार सोच समझकर। हैरानी की बात ये थी कि योन जिन ने भी टीम ज्वाइन करने की इच्छा जताई। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने आसानी से 3 आदमियों को गिरा दिया। टीम ने उसे स्वीकार कर लिया। सब वॉन जून की तस्वीर के सामने
ने पूरे इरादे के साथ खड़े हुए। तूफान आए या कुछ भी हो, वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका पहला मिशन सबूत ढूंढना था। जीही को याद आया कि वू यंग ने एक बार मिस पार्क से वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा था। यूसु के दिमाग में एक योजना आई। यॉन जिन डिलीवरी गर्ल बनकर वू यंग के मुख्यालय पहुंची। पैकेज के अंदर छिपे हुए कैमरे लगे थे। वू यंग का नेम कार्ड दिखाकर उसने गार्ड्स को भ्रमित किया और पैकेज सीधे स्ट्रीमिंग रूम तक पहुंच गया। कैमरा फीड से टीम ने इमारत का एक मोटा नक्शा बना लिया। सब कुछ साफ होते ही कार्रवाई शुरू हो गई। सुम योंग वैन लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग में घुस गया। गार्ड्स को शक हुआ, लेकिन वैन खाली थी। तभी अचानक वैन के अंदर माइक्रोवेव ब्लास्ट हो गया और फायर अलार्म बज उठा। सारे गार्ड्स पार्किंग लॉट की तरफ दौड़ पड़े और जाल में फंस गए। उसी समय टीम इमारत के अंदर घुस चुकी थी। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन ज्यादा थे, लेकिन टीम ने तेजी और समझदारी से काम लिया। दो समूह बन गए, एक रोकने के लिए, एक हमला करने के लिए। दुश्मनों को साफ करने के बाद यूसु सबूत के लिए ब्रॉडकास्ट रूम पहुंचा। बाकी लोग लॉबी में हमलावरों को रोक रहे थे। टेक्नीशियन से फाइलें खुलवाई गयी, लेकिन उस दिन का फोल्डर डिलीट हो चुका था। तभी पता चला कि वू यंग सब कुछ मॉनिटर्स पर देख रहा था। यूसु की तरक्की देखकर वो प्रभावित हो गया। वो वही वीडियो स्क्रीन पर चला देता है। जब मिस पार्क वॉन जून को चाकू मारती है तो यूसु की चीखें पूरी इमारत में गूंज जाती हैं। सब लोग गुस्से से भर जाते हैं। उसी समय कैनन बैकअप के साथ पहुंच जाता है। वू यंग कहता है कि अगर यूसु चाहे तो वीडियो लेकर जा सकता है। यूसु बिना रुके लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। कैनन अपने लोगों को पार्किंग खाली करने का आदेश देता है, जबकि वो मिस पार्क और स्कार वहीं रुककर लड़ते हैं। जैसे ही येओन जिन को पता चलता है कि मिस पार्क ने उसके भाई को मारा था, वो बदला लेने दौड़ पड़ती है। संग ह्यूब कैनन से लड़ता है और सुम योंग स्कार से। यूसु अपने हाथ की पट्टी खोल देता है, आखिरी लड़ाई के लिए तैयार। स्क्रीन पर चलती वीडियो उसका गुस्सा और भड़का देती है। वू यंग उसे दो विकल्प देता है, या तो वीडियो लेकर चला जा या मेरे साथ खेल खेल। यूसु तुरंत यूएसबी उठा लेता है, लेकिन वू यंग उसे ताना मारता है और कहता है कि क्या परिवार को दर्द देना दोस्तों से ज्यादा मजेदार नहीं है। ये सुनते ही यूसु का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हमला करता है, लेकिन वू यंग हर मौके को आसानी से चकमा दे देता है और उसका मजाक उड़ाता है। थोड़ी देर बाद वू यंग का सब्र टूट जाता है और उसके हमले और ज्यादा बेरहम हो जाते हैं। साथ ही हॉल में लड़ाई और भी तीव्र हो जाती है, जहां संग ह्यूब और कैनन बराबरी की टक्कर में होते हैं। स्कार की अजीब लड़ने की चालों को सुम योंग संभाल नहीं पाया और उसकी टांग टूट गई। उधर येओन जिन ने मिस पार को बुरी तरह पीटकर अपने भाई का बदला पूरा किया। जैसे ही उसने सुम योंग को खतरे में देखा, वो तुरंत स्कार से लड़ने आ गई। यूसु मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन फिर से जोर का मुक्का लगा। वू यंग बिल्कुल शांत था। उसने आराम से अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया, फिर यूसु को जोर से लात मारी और गिलास तोड़ दिया। ऊबते हुए वो रिंग के पास गया और वॉन जून के चाकू लगने वाली वीडियो बार बार चला दी। यूसु पूरी तरह टूट गया। वो चीखा और वू यंग पर टूट पड़ा। वू यंग ने उसका गला पकड़ लिया और जबरदस्ती स्क्रीन की तरफ देखने पर मजबूर किया। उसी समय येओन जिन और संग ह्यूब दोनों दुश्मनों के हाथों पकड़े हुए थे। अर्ध बेहोशी की हालत में उनके दिमाग में वॉन जून का चेहरा उभर आया। यूसु होश में आया। उसने खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से पलटवार किया। वू यंग को मार खाने में और मजा आने लगा। थोड़ी देर में यूसु ऊपर हावी हो गया, लेकिन वो वू यंग की टांग तोड़ने का साहस नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने उसके सिर पर मुक्का मारा और उसे रिंग के शीशे पर पटक दिया। उधर येओन जिन स्कार के सामने टिक नहीं पाई और उसकी बाह टूट गई। बिल्कुल निर्णायक पल में सुंग योंग आया। उसने स्कार का गला जकड़ लिया, जिससे येओन जिन को उसे खत्म करने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ एक कठिन लड़ाई के बाद संग ह्यूब ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से जीत हासिल कर ली। तीनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन उन्होंने मिशन पूरा कर लिया। दूसरी ओर वू यंग फिर से उठ खड़ा हुआ और यूसु से लड़ने लगा। इस बार यूसु ने जरा भी हाथ नहीं रोका। उसने वू यंग का हाथ तोड़ दिया। थका हुआ होने के बावजूद वू यंग दहाड़ते हुए यूसु पर झपटा और उसे खिड़की से बाहर धकेलने
की कोशिश की। यूसु ने खिड़की के फ्रेम को कसकर पकड़ लिया, जबकि वू यंग बाहर लटका हुआ चिल्ला रहा था कि उसे छोड़ दो। यूसु अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, लेकिन वो एक ठंडे दिल का हत्यारा नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर वू यंग को वापस खींच लिया। वू यंग हंसते हुए बोला कि यूसु को इस बात का अफसोस होगा। यूसु ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। जैसे ही यूसु वहाँ से चला, वू यंग समझ गया कि वो पूरी तरह हार चुका है। कुछ ही समय बाद पुलिस ने वू यंग को अवैध जुए और कई हत्याओं के मामलों में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यूसु नोटबुक में लिखे हर पीड़ित के पास गया और उनकी ओर से माफी मांगी। सभी ने उसे माफ नहीं किया, लेकिन यूसु ने वॉन जून का आखिरी वादा पूरा कर दिया। आखिरी पन्ने पर अपने नाम के सामने उसने लिखा, माफ किया गया। उसने वॉन जून से कहा कि वो उसे बहुत पहले ही माफ कर चुका था। बाद में यूसु जेल में दोह्युन से मिलने गया। उसने कहा कि अब उसे पता चल गया है कि वो क्या बनना चाहता है, दोह्युन जैसा एक कूल बॉक्सर। दोह्युन मुस्कुराया और बोला कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जल्द ही वर्ल्ड रूकी चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी। यूसु और उसके दोस्त पूरी लगन से ट्रेनिंग करने लगे। इस बार वे जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लगन और जुनून के लिए लड़ रहे थे। आखिर में वू यंग जेल में बंद हो गया। किस्मत का खेल देखिए, उसका सेलमेट दोह्युन था। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने ठंडी सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा।